हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, जो कि आपकी फिजिकल एजुकेशन PHE की बुक सरस्वती DRVK शर्मा की रेफरेंस बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो व्हाट इज CWSN? CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी वो बच्चे जिनको कुछ ना कुछ स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, क्योंकि उनको हमारी तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि उनके मे बी फिज़िकल उसमें या इंटेलेक्चुअल यानी दिमाग वगैरह के उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि वो हमारी तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए उनको कुछ ना कुछ स्पेशल नीड्स प्रोवाइड करी जा रही है। तो इस चैप्टर में फिर दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। डोंट गेट कंफ्यूज कि ये दोनों सेम सेम हैं। येस दे ओवरलैप, लेकिन ये सेम नहीं होता है, एंड दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यही बात करी गई है कि इन लोगों के लिए कुछ नया सा कुछ उन्हीं स्पोर्ट्स में, मान लो बास्केटबॉल है या वॉलीबॉल है, कोई भी गेम है, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल चांस, कुछ स्पेशल चीज़ प्रोवाइड कर देंगे इन लोगों को, ताकि वो इक्वली हमारी तरह खेल पाए। अब ये होते हैं ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स उनके लिए, और ये 3 मेन डिसेबिलिटी ग्रुप्स में बांट दिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डेफ, यानी जो सुन नहीं पाते, जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रोवाइड भी किया जाता है क्योंकि वो सुन नहीं पाते हैं। दूसरा वन इज़ पर्सन विद फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, यानी मे बी उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मे बी वो ब्लाइंड है, तो जिनकी फिज़िकल प्रॉब्लम्स है। एंड पर्सनस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल मतलब जैसे नॉट कॉग्निटिव इंटायरली, बट जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में या लॉजिकल थिंकिंग में, रीजनिंग में, इनमें उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, या मे बी लोगों से घुलने मिलने में आ रही है। सो दैट कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट वी कम टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिसेबिलिटी क्या होता है, उसके बाद वी विल जंप ऑन डिसऑर्डर क्या होता है। डिसेबिलिटी वो इम्पेयरमेंट यानी वो चीज़ होती है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब लोगों को प्रॉब्लम आती है कॉग्निटिव, यानी बोलने मतलब सोचने वाली क्षमता में, या डेवलप नहीं हो पा रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल, या मे बी लोगों से इंटरेक्ट कर नहीं कर पा रहे हैं, वो सोशली नहीं खुल पा रहे हैं, या फिज़िकली उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मे बी हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो ये चीज़ है, ठीक है। इट अफेक्ट्स एवरीडे एक्टिविटीज़, यानी कुछ ना कुछ कंसिडरेबल अमाउंट में, यानी कुछ ना कुछ चीज़ में, लाइक अब किसी का हाथ नहीं है, तो वो तरह तरह की चीज़ें जो एक आम आदमी कर सकता है, वो चीज़ वो उस हाथ ना होने के बजाय नहीं कर सकते हैं, के कारण नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं डिसेबिलिटी की डेफिनेशन। इसमें क्या बताया जा रहा है पहले, कि ये जो डिसेबिलिटीज़ होती है, ये इंसान के बर्थ से होती है, जब से कोई बच्चा पैदा होता है तभी उसके हो जाता है, या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है कि कब होते हैं, जब बच्चा बड़ा हो रहा है, तो पूरे लाइफ टाइम में भी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी चीज़ के कारण उनके अंदर डिसेबिलिटी पैदा होगी। मान लो एक्सीडेंट में हो गए तो पैर चले गए या कुछ चला गया, ठीक है, तो ये चीज़ लाइफ टाइम में भी अगर हो सकती है, और कुछ लोगों के पैदा होने पे से भी होती है, ठीक है। और ये फिर आम जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है, उसमें थोड़ी कठिनाई आती है आम चीज़ों को करने में। तो डिसेबिलिटी की ये डेफिनेशन दे रखी है बोल्ड में, इनमें से कोई भी एक वी कैन लर्न। लेट्स से लास्ट वाली, अ डिसेबिलिटी इज़ अ फंक्शनल, दैट वी नीड टू रिमेंबर ऑल्सो, अ डिसेबिलिटी इज़ अ फंक्शनल लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, यानी लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन मतलब थोड़ी सी रुकावट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, यानी कोई व्यक्ति जब उसी मतलब कोई भी टास्क को उतनी एफिशिएंसी से जितना आम आदमी कर पा रहे हैं वैसे नहीं कर पा रहा है, वैसे उसमें थोड़ी सी रुकावट सी आ रही है, सो दैट इज़ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट वी कम टू डिसऑर्डर, यानी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। डिसऑर्डर में जनरली मेंटल डिसेबिलिटीज़, यानी जो दिमाग से रिलेटेड होते हैं। तो डिसऑर्डर जो हैं वो डिसेबिलिटीज़ में भी टर्न हो सकते हैं। मान लो कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति है, अभी के लिए तो चलो वो डिसऑर्डर बन गया है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो उसका ना हैबिचुएशन हो जाएगा और वो लोगों से इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा फिर आगे, और ये चीज़ उसका लाइक लाइफस्टाइल सा बन जाएगा, तो ये एक डिसेबिलिटी में टर्न आउट हो जाएगा कि अब वो एवरीडे लाइफ में उसका इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो डिसऑर्डर जो होता है वो, आप कोई भी परफॉर्मेंस कर रहे हो, कोई भी टास्क कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसमें आप
उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे, उतना अच्छे से वो टास्क नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। मतलब जो ऊपर था डिसेबिलिटी था उसमें तो प्रॉपरली थोड़ा अलग ही किस्सा हो जाता है कि अब तो ये टास्क हमसे हो ही नहीं सकता। तो मे बी अगर हाथ से ये चीज़ नहीं हो सकती तो लोग फिर पैर से ट्राई करते हैं कि कोई चीज़ उठाने की, करने की, राइट। तो ये होता है डिसेबिलिटी। डिसऑर्डर होता है कि आपके पास है, सब कुछ है आपके पास, आप दिखने में तो वैसे के वैसे ही दिख रहे हो जैसे सब लोग दिख रहे हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि आप उतना एफिशिएंटली वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो जैसे ऑर्डिनरी लोग कर पा रहे हैं। और ये जो है, ये अगर डिसऑर्डर को ठीक नहीं किया जाता है तो ये धीरे धीरे बढ़ना भी शुरू कर जाता है और हार्मफुल भी बन जाता है लोगों के लिए किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो डिसऑर्डर को टाइम पे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब जनरली नहीं किया जाता टाइम पे डिटेक्ट, और फिर जब डिटेक्ट नहीं किया जाता तो वो डिसेबिलिटी बन जाता है। तो द नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, यानी डिसेबिलिटीज़ कितने टाइप की होती है। तो ये 3 टाइप दे रखे हैं हमें। फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। अब कॉग्निटिव से क्या समझ आ रहा है, कॉग्निटिव वर्ड भी कहीं पे भी देखो तो वो दिमाग से रिलेटेड होता है, ओके। तो ये होती है वो डिसेबिलिटीज़ जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी बात पता चल रही है, कुछ है, आप उसे स्टोर नहीं कर पाओगे अपने दिमाग में। पहली बात, याद वगैरह नहीं कर पाओगे, आप बिठा नहीं पाओगे अपने दिमाग में, या मान लो बिठा भी ली तो आप उसको समझ नहीं पाओगे इतने अच्छे तरीके से, और फिर अपनी बात नहीं रख पाओगे। कुछ ना प्रॉब्लम होएगी कि आप दिमाग में ना आपके वो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो डिसेबिलिटी है ये एक इंडिविजुअल को मे बी बोलने में बोल नहीं पाता, कोई बोल नहीं सकता, ऐसा कुछ हो जाएगा, या फिर पढ़ने में, कोई भी रीडिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम आएगी, कोई चीज़ समझने वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, या मे बी कोई चीज़ लिखने में प्रॉब्लम आएगी। सो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें ब्रेन का यूज़ है, इन सब में, लिखने, बोलने, सुनने में, ये सब कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आएगा। ये होती है एक इनविजिबल डिसेबिलिटी, यानी ये हमें दिखती नहीं है। अब किसी के ब्रेन में थोड़ा कुछ है कि वो भाई उसको मेमोरी डिसऑर्डर है, से वो याद नहीं कर पाता चीज़ें। क्या मैं इसको किसी पर्सन को देख के बोल सकती हूँ उसको मेमोरी डिसऑर्डर है? नो। जब मेरी बात होएगी, जब मैं उसको कुछ बताऊँगी या कुछ करूँगी, तभी तो मेरे को धीरे धीरे पता चलेगा अच्छा इसे मेमोरी डिसऑर्डर है, वरना ये चीज़ देख के नहीं पता चल सकती, जैसे दूसरी डिसेबिलिटीज़ देख के पता चल सकती हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इनविजिबल डिसेबिलिटी। और इसके अंदर जनरली 3 चीज़ें आते हैं, 3 सिम्टम्स आते हैं, और वो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी डिसऑर्डर। कोई इंसान पढ़ने में पढ़ तो लिया, अब उस चीज़ को याद नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जैसे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, वो उनको डेफिनेटली सबको थोड़ी होता है मेमोरी डिसऑर्डर, बट देयर आर फ्यू कि उनको मेमोरी डिसऑर्डर है, उनको याद नहीं हो पाती है वो चीज़ें, कोई भी चीज़ सुनी या पता चली तो वो याद नहीं रख पाएंगे। सेकेंड इज़ हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी नाम से ही देखो, यानी एक्टिविटी में कुछ हाइपर हो रहे हैं, यानी उनका ना दिमाग एक जगह नहीं लग पा रहा है, वो एक चीज़ पर लंबे समय तक ध्यान लगा के नहीं बैठ सकते हैं। अब आप बोलोगे जैसे आपकी भी तो पढ़ाई में ज़्यादा टाइम तक ध्यान नहीं लग पाता है एक जगह बैठ के, सो दैट इज़ नॉट द केस। वो चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर मान लो आप गेम्स में इंटरेस्टेड हो तो आप गेम जब देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो आपका गेम में भी तो फिर बहुत लंबे घंटों तक आपका ध्यान है, तो दैट डज नॉट, इसलिए वो किस केस हाइपर एक्टिविटी में नहीं आएगा, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी तो वो होता है कि कोई भी काम हो, हर एक काम में लंबे समय तक अटेंशन तो रह ही नहीं पाएगी, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, ओके। तो कंसंट्रेशन लूज हो जाता है आसानी से। थर्ड वन इज़ डायस्लेक्सिया। डायस्लेक्सिया होता है मतलब बोलने, सुनने और लिखने में प्रॉब्लम, कैसे, जैसे कि, और इवन वो सिमिलर चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि पी को क्यू लिख दिया, या पी को 9 लिख दिया, या वॉज को 100 लिख दिया। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो डायस्लेक्सिया में आएंगे। सेकेंड वी कम टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो चीज़ होती है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मैथ्स में जैसे, या रीजनिंग करने में कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, तो आप वो बच्चा बता नहीं पाएगा कि क्यों हुई है ऐसी चीज़, वो सोच नहीं पाएगा, वो उस चीज़ को याद भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ना समझ पाएगा, ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है। या फिर एडेप्टिव बिहेवियर में, मतलब लोगों के साथ सोशल नहीं हो पाएगा, लोगों के साथ आसानी से वो घुल मिल नहीं पाएगा, आसानी से क्या मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं दर्शा पाएगा वो लोगों के सामने। तो इसमें डिसेबिलिटी होती है जैसे कि वो कम्युनिकेट ना कर पाए, या
सीख नहीं पाए या लोगों की जजमेंट ना कर पाए कि ये अच्छा है या ये बुरा फ्रेंड है या कौन है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है और ये शुरू होती है 18 साल की उम्र से पहले पहले। फिज़िकल डिसेबिलिटी। अब फिज़िकल डिसेबिलिटी क्या होता है? यानी जो आपकी बॉडीली फंक्शन में प्रॉब्लम हो, यानी जो चीज़, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं ना। अब कोई किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ब्लाइंड है, कुछ है, बोल नहीं सकता, तो वो चीज़ हम देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर मतलब उनको मूव करने में, मोबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, डेक्सटेरिटी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर भी इसके अंदर आते हैं। फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब जैसे कि जो सांस नहीं ले पाते हैं, ये सब भी उनकी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ में आता है, क्योंकि ये उनको रुकावट बनती है, उनकी डेली चीज़ें नहीं कर पाता। अब जैसे स्लीप डिसऑर्डर आप बोलोगे कैसे, कोई बंदा सो नहीं पा रहा है, उसका सोने जैसे नॉर्मली लोग सो सकते हैं, उसकी ये वाली एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? येस इट इज़। वो रोज़ लोगों की तरह, आम लोगों की तरह नहीं सो पा रहा है, राइट। तो इससे इवन पैरालिसिस जैसे कि कोई ना कोई पैरालाइज हो गया, हाथ पैरालाइज हो गया, लेग पैरालाइज हो गया, हाफ बॉडी पैरालाइज होगी, तो ये चीज़ें भी आती हैं। या ब्रेन डैमेज होना, कहीं कोई नर्व हिल जाए या कुछ हिल जाए, वो चीज़ होना, मे बी बर्थ के दौरान होना, या बर्थ मतलब जेनेटिक आना, या कोई हिट हो गया इसलिए उसका ब्रेन डैमेज होना। या फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट जैसे कि सुनने में या देखने में प्रॉब्लम आना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटीज़। अब डिसेबिलिटीज़ क्यों होती है लोगों के? कुछ लोगों के तो हो जाती हैं और कुछ लोगों, मतलब ज़्यादातर लोग नॉर्मल रहते हैं, पर कुछ लोगों की ये चीज़ क्यों हो जाती है? तो फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक कॉजेज़, यानी मे बी उनके पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स नहीं तो मे बी ग्रैंड पेरेंट्स नहीं तो उनके कितने कितने ग्रैंड पेरेंट्स के हो, तो क्या पता कितनी पीढ़ियों से वो आके आपके लग गई हो। सेकेंड कम्स पॉवर्टी। अब पॉवर्टी आप देख के शॉक्ड होंगे कि पॉवर्टी कैसे डिसेबिलिटी, बट द लिविंग कंडीशन मैटर्स, कि लोग पुअर कंडीशंस में रहते हैं, पुअर सैनिटेशन, वहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं होती है, तो कूड़ा करकट कहीं आसपास होता है, इवन कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, लिविंग कंडीशंस, जिनके कारण ना साफ़ पानी मिलता है, ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है उन लोगों को, इसीलिए कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इन बीमारियों के कारण, ये डिसेबिलिटीज़ में भी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, इसके कारण, पॉवर्टी के कारण लोगों की डिसेबिलिटी हो जाती है। थर्ड वन इज़ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि जैसे कि मेंटल, दिमाग की प्रॉब्लम्स, जैसे कि डिप्रेशन हो जाना या बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाना, ये सारी डिसऑर्डर हैं, लेकिन ये धीरे धीरे क्या बन जाती है, डिसेबिलिटी बन जाती है, अगर इनको टाइम पे क्योर नहीं किया जाता है, ठीक है। फोर्थ वन इज़ एक्सीडेंट्स, यानी कोई भी पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो मे बी उसके देखने की क्षमता चली जाती है, तो एक्सीडेंट के कारण क्या हो जाते हैं, डिसेबिलिटीज़ हो जाते हैं कई लोगों के, जिनके बर्थ से नहीं होता है। फिफ्थ वन इज़ इन्फेक्शियस डिसीजेस, एंड येस, इन्फेक्शन से भी, अब जैसे मान लो किसी के ईयर्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लो कोई इन्फेक्शन ईयर्स में हो गया, अब क्या होएगा, वो इन्फेक्शन जैसे जैसे ग्रो होएगा, बच्चा धीरे धीरे, बच्चा या जो भी पर्सन है, धीरे धीरे उसकी सुनने की क्षमता जाती रहेगी ना, राइट। तो ये इन्फेक्शियस डिसीजेस भी कई बारी इम्पेयरमेंट लाती हैं। डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो ग्लैंड्स जो क्या करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो मे बी ये ज़्यादा हार्मोन प्रोवाइड कर देते हैं, या मे बी कम, मतलब ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो प्यूबर्टी ज़्यादा जल्दी हिट होगी, बच्चा बहुत जल्दी मेच्योर सा हो जाएगा, है ना। तो मे बी मान लो कुछ ज़्यादा ही मेच्योर हो गया, ज़्यादा ही लोगों की दुनिया की नॉलेज ले ली उसने, तो जल्दी डिप्रेशन वगैरह का फेस कर सकता है। या मान लो अंडर मतलब कम हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो क्या होएगा, बच्चे में थोड़ा, बच्चा बड़ा हो गया लेकिन अभी भी थोड़ा बचपना बाकी है, या अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण वो ना चीज़ें इतनी जल्दी समझ पाता है, या ना चीज़ें कर पाता है, ना याद कर पाता है कोई चीज़। तो ऐसे ऐसे कारण, हार्मोन्स के कारण भी कई बार क्या होता है, डिसेबिलिटी पैदा हो जाती है। सेवेंथ वन इज़ माल न्यूट्रिशन, यानी सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड अगर नहीं किए गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से जो भी न्यूट्रिशन आता है, अगर वो प्रोवाइड नहीं हुए, नॉट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और भी चीज़ें, बट अगर ये प्रोवाइड नहीं होते हैं,
तो भी डिसेबिलिटी हो जाती है। अब जैसे कि विटामिन ए की मान लो कमी है, तो धीरे धीरे बच्चा क्या हो जाएगा, अंधा होने लग जाएगा। विटामिन B12 की कमी है तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो इवन पैरालिसिस का शिकार हो सकता है ना। 8th वन इज़ पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर। अब मान लो बेबी, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो अपना ध्यान अच्छे से नहीं रख रही है, तो उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, उनके बेबी को भी हेल्थ अफेक्ट करेगा, राइट। या फिर अपने जो हेल्थ कंडीशन है, अपनी हेल्थ पे कई लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उस वजह से भी डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। क्या पता अंदर कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा है, आपको पता ही नहीं, आप चेकअप के लिए जा ही नहीं रहे हैं, और वो धीरे धीरे डिसेबिलिटी में टर्न हो जाए, राइट। 9th वन इज़ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। कभी कभार ये जो भारी भरकम बॉम्ब्स पड़ते हैं उनके कारण भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेडिएशन होती है, तो जैसे कि इन्होंने एग्जांपल भी दिया, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो एक्सीडेंट हुआ था यूएसए और यूक्रेन में 1979 और 1986 में, जब ये चीज़ हुई थी वहाँ पे, तब भी इतनी रेडिएशन आई थी कि लोग जो वहाँ पे थे उनको भी कुछ ना कुछ सफ़र किया, में कई लोग मर गए, या कई लोग को प्रॉब्लम हुई, कई लोगों को कुछ ना कुछ मतलब इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटीज़ होगी इवन। और फिर जो उनकी कमिंग जनरेशन है, जो बच्चा पैदा हुआ, उसके भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब ऑल्सो एग्जाम्पल, जैसे कि 1945 में जापान में गिरा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। 10th इज़ टॉक्सिक मटीरियल्स, पेस्टिसाइड्स या इंटेस्टिसाइड्स। अब मे बी कोई ड्रग्स ले रहा है, वो ड्रग्स शुरुआत में तो इज़ ओके, बट धीरे धीरे वो जो आपको ईट अप कर रहा है पर्सन को, वो पता भी नहीं चलता है, और कब वो, क्योंकि कोई इमेजिन कोई ड्रग्स लेता है, आपने देखा नहीं है कितने एडिक्टिव होते हैं वो लोग, कि वो अपनी जीवन यापन ही नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के बिना। वो चीज़ गई तो मतलब वो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, उनको कुछ ना कुछ होने लग जाएगा, राइट। तो ये चीज़ भी एक डिसेबिलिटी के अंदर आएगी, या नॉट ओनली दैट कि वो उनसे हो नहीं पा रहा है, उनकी जो बॉडी है उसको भी वो हार्म करते जाएंगे, या मे बी कुछ ना कुछ कीड़े वगैरह जो है पेट में चले गए या कुछ हो गया, वो चीज़ भी डिसेबिलिटीज़ कॉज करती है। 11th वन इज़ इलनेस, यानी कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, इन सब से भी इवन बेबी को प्रॉब्लम, बेबी या मतलब जो भी है पर्सन है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन वगैरह, ये धीरे धीरे ना डिसेबिलिटी बनना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे कि एक डायबिटीज़ या फिर शुगर है जैसे किसी के, तो वो पर्सन, मतलब कई लोगों के, दिस इज़ अ वेरी फ्यू केस, बट ऐसा होता है, नॉट वेरी फ्यू बट हाँ, कुछ लोगों की क्या हो जाता है, जब उनकी शुगर होती है ना, तो धीरे धीरे उनकी आईज़ ब्लाइंड होने लग जाती है। ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि क्या मैं बोलूँ किसी के शुगर है, तो क्या ये एक डिसेबिलिटी है? नो, लेकिन ये धीरे धीरे एक डिसेबिलिटी ला रहा है। तो ऐसी जो इलनेस होती है ना, ये भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ कॉज कर रही होती है। 12th वन इज़ लैक ऑफ एजुकेशन, यानी जो भी लेबरर्स होते हैं या जो लोगों को अनएजुकेटेड होते हैं, जो उनको ये नहीं पता होता है कि उनकी अगर कोई भी चीज़ है, या मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई है उनके, तो उनको यूँ समझ नहीं आएगा कि उनको हॉस्पिटल जाके चेक करवा लेना चाहिए, या साइंटिफिक मेथड से उनका ठीक हो जाएगा, या प्रिकॉशंस उन्हें टाइम में ले लेनी चाहिए। वो उस चीज़ को लेट को कहते हैं, कोई नहीं, अगर ज़्यादा बढ़ता है फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। तो उनकी ये जो इग्नोरेंस होती है, इनको मतलब अनएजुकेटेड लोग हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि ये चीज़ उन्हें टाइम में ठीक कर लेनी चाहिए, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जिसके कारण डिसेबिलिटी का शिकार वो कई बार बन जाते हैं। 13th वन इज़ वॉर्स। वही अभी जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, वो तो न्यूक्लियर का स्पेसिफिकली था, इसमें वॉर्स है। वॉर्स मान लो बॉम्ब्स वगैरह, बॉम्ब एक्सप्लोजन के कारण कोई डेफ हो गया, डम हो गया, लिम्स लूज़ कर लिया, कुछ हो गया, राइट। या फिर जो सोल्जर्स हैं एक दूसरे को मारते वगैरह हैं, तो उससे कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें के कारण डिसेबिलिटी हो जाती हैं। 14th वन इज़ मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, यानी कुछ प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते, या कुछ ढोंगी भी बैठते हैं इवन, वो आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन ले देंगे, कुछ ना कुछ दे देंगे, वैक्सीन दे देंगे विच इज़ नॉट इवन सर्टिफाइड, जिसके कारण कुछ ना कुछ डिजीज़ हो जाती है, डिसेबिलिटी में भी वो टर्न हो जाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस या HIV एड्स होना। तो ये चीज़ें जब एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाते हैं तब हो जाती है।
15th वन इज़ डेंजरस वर्किंग इन्वायरमेंट्स। अब इवन कुछ बच्चों को जो माइंस वगैरह की फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर ले जाके काम, नॉट ओनली बच्चे, इवन बड़ों को भी ये काफ़ी हेल्थ हैज़ार्ड्स होते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं उनकी हेल्थ को। नेक्स्ट इज़ डिसेबिलिटी एटिकेट्स, यानी जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं उनके सामने हमें कैसे पेश आना चाहिए। पहली बात है कि ऑलवेज पुट द पर्सन फर्स्ट। अब कोई भी, मैं किसी भी डिसेबल्ड पर्सन से बात कर रही हूँ तो मैं यूँ नहीं बोलूँगी डिसेबल्ड पर्सन, अभी मैंने जैसे बोला वो गलत था, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं उसको पहले रखूँगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी, दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दिस, या पर्सन विद दिस, पर्सन विद हियरिंग डिसेबिलिटी, मैं ऐसे रेफर करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी कि डिसेबल्ड पर्सन कौन है, इधर आ जाओ, नो। तो इसीलिए सबसे पहले पर्सन का नाम रखो, ठीक है। सेकंड वन इज़ इंट्रोडक्शन, मतलब जैसे जो भी लोग ऐसे डिसेबल्ड होते हैं उनसे इंट्रोडक्शन यूजुअली क्या सही रहता है, हैंड शेक करना इज़ प्रेफर्ड। थर्ड वन इज़ कोई भी इंसान है जो देख नहीं पाता है, उनको पहले जैसे ही मीट करो अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, उनको कंफ्यूज मत होने दो, उनको इंट्रोड्यूस करो, और अगर कोई और उनके सामने आ रहा है तो उनको साइड से बता दो कि उनके सामने कौन आ रहा है। फोर्थ वन इज़ कोई भी मान लो व्हील चेयर्ड पर्सन है, किसी की लेग्स में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, वो व्हील चेयर्ड पर्सन है, उसकी व्हील चेयर पर लटकना या हाथ रख के ऐसे लेटना या समथिंग, दैट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ अनोइंग इरिटेटिंग होती है। ये उनकी बॉडी का ही, व्हील चेयर अब उनकी एक बॉडी का हिस्सा बन चुकी है, सो दैट शुड नॉट बी डन। फिफ्थ वन इज़ कि जो भी बोल रहा है आपके सामने उसको ध्यान से सुनो, पेशेंस रखो। मान लो कोई इंसान है, उनको उसको बोलने में प्रॉब्लम है, तो पेशेंस रखो, यूँ नहीं कि भाई यार तेरे को तो बोलना ही नहीं आता छोड़ दो, नो, आप पेशेंटली उसकी बात सुनो, दूसरे पर्सन को फिनिश होने का वेट करो, फिर अपनी बात को रखो। इवन शॉर्ट क्वेश्चंस पूछो जिनके शॉर्ट आंसर्स हो, ज़्यादा उनसे, अगर वो नहीं बोल पा रहा है सामने वाला तो उससे ज़्यादा तुम वो कोशिश मत करो अपने आप को कूल दिखाने की, राइट। सिक्स्थ वन इज़ कि अपने जो, जब आप व्हील चेयर वाले पर्सन से बात कर रहे हो तो मे बी आप थोड़ा सा बैठ के बात कर लो, या मे बी क्राउच डाउन हो जाओ, थोड़ा सा नीचे हो जाओ ताकि आई लेवल हो जाए, क्योंकि आप अगर ऊपर से बात कर रहे हो और वो नीचे है तो थोड़ा सा वियर्ड फील होता है उन्हें, तो वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं जब आप आई लेवल पे होके बात करते हैं। नेक्स्ट इज़ टू गेट द अटेंशन, मतलब कोई भी पर्सन है, मान लो कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसके स्लाइटली टैप कर दो शोल्डर पे, या वेव कर दो एक उसकी आइज़ के सामने, ताकि वो आपकी, मतलब अगर आप उससे कुछ बोलना चाह रहे हो तो आप ऐसे अप्रोच करो, ठीक है। एट्थ वन इज़ नेवर प्रेटोनाइज पर्सन, यानी उनके बुली टाइप सा मत करो, मतलब कि सर पे मार दिया, शोल्डर पे मार दिया, नो, डोंट डू दैट, जो भी व्हील चेयर पे है या डिसेबल्ड है, ठीक है। नाइन्थ वन इज़ कि जो भी ब्लाइंड है उसको अपने नाम के द्वारा इंट्रोड्यूस करो कि मैं डैश बोल रहा हूँ, ठीक है। 10th वन इज़ कि कभी भी आप ब्लाइंड पर्सन है उसको लीव कर रहे हो, उसको छोड़ के कहीं पे भी मतलब जा रहे हो, तो एक बार उसको इन्फॉर्म कर दो कि मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि उसको तो नहीं पता चलेगा ना आपने कब लीव किया, तो उसको एक बार बता दो जाने से पहले, और पूछ भी लो कि मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ की, और हेल्प करके चले जाओ। पर्सनल क्वेश्चंस उनसे, जितने भी डिफरेंटली एबल लोग हैं उनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना प्रेफर मत करो, ज़्यादा उनके उसमें मत जाओ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ वो हमेशा हर लोग से सुनते ही हैं, तू ऐसे कैसे करता है, तू वैसे कैसे करता है, सो डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस। 12th वन इज़ एडिशनल, थोड़ा सा अपना टाइम निकालो उन लोगों के लिए, ठीक है। 13th इज़ कि अपनी जो कॉन्वर्जेसन है उनके लिए इतनी हाई पिच मत करो, ये नहीं कि बहुत चीखें, नो, उनसे एक नॉर्मल टोन में बात करने की कोशिश करो। 14th वन इज़ डोंट प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड, अगर आप उस प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे हैं तो यूँ मत बोलो हाँ मेरे को तो पता है तो क्या सह रहे हैं या समथिंग, नो, उनको भी पता है कि आपको ये चीज़ फील भी नहीं होगी, तो आप क्यों एक्टिंग कर रहे हो कि आपको पता है वो चीज़। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी इसके मतलब क्या होता है, एम्स क्या होते हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक में तो कुछ नहीं बता रखा है खास। मीनिंग ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन होता क्या है, इसकी इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेना। जैसे कि एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज फिजिकल एजुकेशन जो डिज़ाइंड, यानी जो बनाई गई जाती है टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन
विद डिसेबिलिटीज़, यानी उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ द मीनिंग। इसको इस पैराग्राफ में बस एक ये डेफिनेशन याद करना, दैट्स इट। नेक्स्ट वी कम टू एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्या एम, अगर हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो हम खुद से सोच के देखते हैं क्या एम होता है, ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, जैसे दूसरे लोगों को मिल रही है वैसे मिले उन्हें, और जैसे दूसरे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वैसे ही मिल पाए उन्हें, और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब यूँ ना फील होए कि वो लोग अलग है। तो यही सारी जो है एम है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। ये आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, नॉट सो हार्ड, राइट। नेक्स्ट वी कम टू ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी जो फिजिकल एजुकेशन इनके लिए बनाई जाती है उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या किस चीज़ के लिए क्यों बनाए जाते हैं वो। पहला, इंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स। अब हम ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए यूनिक या कुछ स्पेशल ला रहे हैं, एक्स्ट्रा ला रहे हैं, वो किस लिए हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ले पाएँ। सेकेंड वन इज़ डेवलप मोटर स्किल्स, यानी उनके जो सोचने की क्षमता है, या इवन उनके जो, अगर मान लो वो रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई चीज़, बास्केटबॉल मान लो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उस जो पर्सन है जिसके डिसेबिलिटी है उसके भी दिमाग में आता रहेगा, धीरे धीरे उसका भी माइंड उस चीज़ में तो एटलीस्ट डेवलप होता जाएगा। थर्ड वन इज़ एनहांस सेल्फ एस्टीम, यानी उसका खुद का जो है मोटिवेट हो रहा है वो पर्सन, खुद का जो है नज़रिया अपने आप को देखने का वो अच्छा होता जा रहा है। और सेल्फ इमेज, यानी जो इमेज सोसाइटी में है वो भी बढ़ रही है। इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर ये इक्वली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इम्प्रूव फिज़िकल फिटनेस, उनकी फिटनेस भी इम्प्रूव हो रही है। मान लो कोई ना कुछ इम्पेयर्ड है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उनके, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ भी जब एक्सरसाइज कर रही है, वो पार्ट जो डिसेबल्ड है वो भी जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है, राइट। सिक्स्थ इज़ मोटिवेट स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अब जैसे जूडो है या कुछ भी है, अगर मान लो कोई डिसेबल्ड पर्सन वो कर रहा है तो क्या होएगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीख रहे हैं, राइट। ऐसे फिजिकली जब वो डेवलप हो रहे हैं, फिजिकली स्ट्रांग हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़, वो अपने आप को समझ पा रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं, है ना। एट्थ इज़ डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिज्म्स, यानी अपने आप को अप्रिशिएट करना जान रहे हैं, वो इन चीज़ों के बारे में, कई चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, बॉडी मैकेनिक्स को के बारे में वो पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट्स, अब वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो ट्रॉफीज़ जीत के ला रहे हैं, नहीं भी जीत रहे हैं तो इवन वो इतना अच्छा खेल रहे हैं अपनी मेहनत से, तो लोग अप्रिशिएट भी तो करते हैं, लोग उन्हें अलग वे में देखते हैं, फिर ऊंचे वे में देखते हैं कि वाओ दे आर सो गुड एट दीज प्रोग्राम्स इवन व्हेन दे आर डिसेबल्ड। तो और इसीलिए सोसाइटी जो है अप्रिशिएट करने लग जाती है, और इवन जो उनका सोशल पीयर है या सोशलिटी है वो ज़्यादा बढ़ती है। रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स, इन बच्चों के लिए रोल, कई सारे प्रोफेशनल्स का रोल क्या होता है। फर्स्ट इज स्कूल काउंसलर, ये बच्चे के साथ हमेशा हर वक्त स्कूल में रहते हैं, बच्चे के हर चीज़ में उनको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, चाहे वो होमवर्क हो, गोल्स बनाने में हो, कैरियर बताने में हो, तो इवन हर चीज़ में वो काउंसलिंग करते हैं बच्चे की, हर वक्त उसके साथ रहते हैं स्कूल्स में। नेक्स्ट वी कम टू फिजियोथेरेपिस्ट। अब जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, वो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो बच्चे को, वो इस लेडी को क्या कर रहे हैं, मोबिलिटी में हेल्प कर रहे हैं, मूवमेंट्स में हेल्प कर रहे हैं, है ना। ये उसकी मसल्स को, बोन्स को, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के सर्कुलेशन को, मतलब इसको क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रही है, उसके पोस्चर को बैलेंस करवा पा रही है, उसको टेक्निक्स बता रहे हैं तरह तरह की, जिसमें इवन मसाज इंक्लूडेड होती है कि आप ये मसाज करना, वो मसाज करना, आपके अंदर ये अच्छा आएगा। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। थर्ड वन इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो बच्चे को हर एक जो सेल्फ केयर स्किल्स हैं उनमें ऑक्यूपाई करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, खाना, ड्रेस करना अपने आप को, या नहाना, अपने आप को साफ़ सफाई से रखना, ये सारी चीज़ वो सिखाते हैं। इवन वो कई चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाते हैं या लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाने में हेल्प करवाते हैं। सो दैट इज़ देयर जॉब। फोर्थ वन इज़ फिज़िकल एजुकेशन टीचर, यानी जो PHE के टीचर्स होते हैं उनके लिए, ताकि वो उनके फ्लेक्सिबिलिटी को ग्रो करवा पाए या उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा पाए, उनको फिज़िकल एजुकेशन में बेसिकली ग्रो करवा पाए, ठीक है। उनको चीज़ें एंड्योर करना सिखा पाए, उनके कोऑर्डिनेशन बनवा पाए कि हाथ और
आई हैंड और आइज़ का कोऑर्डिनेट करवा पाए या हैंड और लेग्स का कोऑर्डिनेट कर पाए। योगा कम्स अंडर फिजिकल एजुकेशन। तो एनजाइटी, योगा करने से क्या कम होता है? एनजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें कम होती है। तो इवन दिस हेल्प्स। फिफ्थ वन इज स्पीच थेरेपिस्ट। दिस कम्स कि जो थेरेपिस्ट बच्चों को या बड़ों को जो भी बोल नहीं पा रहे हैं उनको बोलने में हेल्प करते हैं, उनके जो प्रोनाउंसिएशन है या रेपिटेशंस होते हैं वर्ड की, उनको ठीक करवाते हैं, तो उनका बोलना सुधारते हैं। सिक्स्थ वन इज स्पेशल एजुकेटर, जो बच्चे के साथ हमेशा हर वक्त साथ रहते हैं ताकि उनके सोशल स्किल्स को बढ़ा पाए, उनके बोलने की क्षमता को, उनके सोचने की क्षमता को, उनके फिजिकल क्षमता को, हर एक चीज़ बढ़ा पाए।